सो हेलो गाइस, आप जैसे देख पा रहे हैं कि हम लोग इस क्लास में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी। ठीक है। माइक्रोब्स, जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा कि माइक्रोब्स हमें सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा होगा क्लास 8th या 9th में एक चैप्टर था माइक्रोब्स फ्रेंड और फॉय, मतलब कि वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। तो ऐसा ही हमारे इस क्लास 12th के चैप्टर में हमें माइक्रोब्स की कुछ अच्छाई बता रखी है। वो हमें नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें माइक्रोब्स कर देते हैं जो शायद इंसान ना कर सके, और या फिर शायद उसे उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी टाइम लगे। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है। ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए माइक्रोब्स कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने वाले इसमें। बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। जैसा कि हम लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अगर मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को अलग रखते हैं, मान लो प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग अलग रख दें, तो माइक्रोब्स जो हैं हमारे अर्थ पे मेजर कंपोनेंट्स है बायोलॉजिकल सिस्टम का, क्योंकि वो इतने छोटे हैं। जैसे आपको पता ही होगा बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड कर लेता है, लेकिन वही हमारे ह्यूमन चीक सेल को डिवाइड करने में 24 आवर्स लगते हैं। तो बैक्टीरिया डिवाइड करते इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से वो मेजर कंपोनेंट बायोलॉजिकल सिस्टम का कहलाया जाता है on this earth. You have studied about the diversity of living organism in class 11th। जैसे कि हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये सब बता रहे हैं। डू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि कौन से किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, तो कौन से किंगडम में था वो। विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक है, जिनको हम नेकेड आइज से नहीं दे सकते। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, इन वाटर, हैंड, इनसाइड आवर बॉडीज। हमें पता माइक्रोब्स हमारे हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, इनसाइड आवर बॉडीज। एंड जिसके आपने बायोलॉजिकल सिस्टम में देखो, सारे चैप्टर्स को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ा होगा इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि हमारे एक मुट्ठी सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है। इस कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि ये एवरीवेयर पाए जाते हैं। ठीक है। अब of animal, they are present even at the sites where no other life forms can possibly exist, sites such as the deep inside the geysers, thermal vents, where the temperature may be high as 100 degrees Celsius, deep in the soil and the layers of the snow several meters thick in the highly acidic environment। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ा था कि आर्की बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आर्की बैक्टीरिया एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सेल वॉल में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। उनके सेल वॉल में कुछ मॉडिफिकेशन होती है, जिसकी वजह से वो उतनी एक्सट्रीम कंडीशन में। तो वो 3 टाइप के थे। एक तो थे थर्मो एसिडोफाइल्स, एक तो थे हेलोफाइल्स, और एक तो मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस मतलब जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं इन द रूमिनेंट्स ऑफ सच एनिमल्स। तो थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मल चैप्टर हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो किससे रिलेटेड है? हीट से रिलेटेड है। एसिडो, हेलो मतलब जितने भी एसिड्स होंगे। तो थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब कि हीट, एसिड, जितने भी डीप में, जितने भी ये लोग कह रहे हैं कि स्नो के अंदर जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस होती है जो शायद एक ह्यूमन ना झेल पाए, उसको ये झेल लेते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। अंडर द गीजर्स, अंडर द टेम्परेचर इज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी इंसान तो जल जाए, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं मरते हैं, जीते अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। स्नो की बहुत लेयर्स में, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में। ठीक है। तो कुछ माइक्रोब्स की अच्छी एक्टिविटीज़ भी होती है, जिनकी वजह से हम लोग इनको यूज़ भी करते हैं। Microbes are the diverse protozoa. Microbes are the diverse protozoa and बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरस। तुम्हें पता ही होगा, मतलब ये बता रहे हैं कि माइक्रोब्स कैसे अलग अलग किंगडम में पाया जाता है। तो माइक्रोब्स
प्रोटोजोल भी होते हैं, बैक्टीरियल भी होते हैं, फंगल भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी कुछ होते हैं और प्लांट वायरसेस भी कुछ माइक्रोब्स होते हैं। वायरॉइड्स होते हैं, प्रायोन्स होते हैं, दैट आर द प्रोटीनिशियस इन्फेक्शंस। हमने वायरॉइड्स और प्रायोन्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं याद करवाने के लिए, क्योंकि हमने कहा हम लोग चैप्टर्स कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे साइड बता के चलती हूँ। तो वायरॉइड्स आर व्हाट? वायरॉइड्स, जब मान लो कोई वायरस है, हमने उसके ऊपर की ये जो प्रोटीनिशियस लेयर है, मतलब ये जो प्रोटीन का कोट है, अगर हमने ये हटा दिया, मतलब ये इसमें एब्सेंट है, सिर्फ इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें सिर्फ इसका डीएनए पाया जाता है, तो इसको हम लोग वायरॉइड्स बोलते हैं। इनका साइज़ जो है स्मॉलर देन वायरसेस होता है। लेकिन प्रायोन्स क्या होते हैं? प्रायोन्स होते हैं, मान लो कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल था और ये इसका ऊपर का प्रोटीन कोट था, तो इसका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, लेकिन इसका प्रोटीन कोट होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये हमने किसका रेप्लिका लिया? हमने ये इसका रेप्लिका लिया, वायरस का रेप्लिका लिया, इसमें जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट दोनों था। अब ये प्रोटीन कोट ऊपर है, तो ये सिमिलर साइज़ का यही है, तो क्या इन दोनों का साइज़ सिमिलर होगा? मतलब प्रायोन्स का और वायरस का साइज़ सिमिलर होगा? हाँ होगा। लेकिन प्रायोन्स में और वायरस में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें जो है इनका जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल भी है और प्रोटीन कोड तो दोनों में है ही। तो यही है वायरस और मतलब कि अब ये बताना चाह रहे हैं कि माइक्रोब्स कैसे प्रोटोजोल हैं, कैसे बैक्टीरियल हैं, कैसे फंगल हैं, कैसे माइक्रोस्कोपिक प्रोटीनिशियस वायरॉइड्स हैं। तो ये सब ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन द फिगर 8.1 में। जब हम पहुँचेंगे तो हम कुछ माइक्रोब्स में देखेंगे, जिसकी वहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी दिखा रखी है, फंगल कॉलोनी दिखा रखी है, कुछ टीएमवी मतलब टबैको मोज़ेक वायरस दिखा रखे हैं। तो आगे पढ़ेंगे तो बताते चलेंगे। माइक्रोब्स आर द बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज। अब जैसे कि हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, तो ऐसे ही अगर हम उनको मतलब हमें देखना है कि हम एक सिंगल माइक्रोब्स को कभी नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो हम चाहते हैं हम माइक्रोब्स को ऑब्जर्व करें, तभी हम लोग इतनी सारी चीज़ें बता पा रहे हैं उनके बारे में। तो हम इनकी कॉलोनीज़ बनाते हैं। कॉलोनीज़ कैसे बनाते हैं? हम इनको एक न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड करते हैं। ये उस मीडियम को खा खा के अपनी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम लोग माइक्रोब्स को फिर ईज़िली देख पाते हैं। उसके बाद दैट कैन बी सीन विद अ नेकेड आइज़, जो मैंने बताया कि हम लोग जब उसकी कॉलोनी प्रोड्यूस कर लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं न्यूट्रिटिव मीडियम देके, तो हम लोग इसको ईज़िली नेकेड आइज़ से देख पाते हैं। सच कल्चर्स आर यूज़फुल इन द स्टडीज़ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो वही है, क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें सब कुछ जानना है, आगे स्टडीज़ बढ़ रही हैं, इसीलिए हम लोग इन कल्चर को जान पाते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो कि फिगर 8.1 ऊपर बोल रखा था। तो सबसे पहले हम लोग ये बैक्टीरियल और फंगल कॉलोनी देख लेते हैं। तो बैक्टीरियल कॉलोनी कैसे दिखती है? अगर मैं सिर्फ बोलूँ एक माइक्रोब्स मेरे को दिखाओ, तो तुम नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कितनी सारी कॉलोनीज़ है, तो ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। पहली वाली हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी। और पेट्री डिश, यू नो अबाउट द पेट्री डिश। पेट्री डिश क्या होती है? जो कि साइंस लैब में या फिर कोई भी लैब में होती है, कोई भी लैब में नहीं, मतलब बेसिकली साइंस लैब में होती है, जिस पे भी हम सारी वो करते हैं ऑब्जर्वेशंस और सारी वो करते हैं। अब इसी पेट्री डिश में फंगल कॉलोनी एक बार कर रखी है, फंगल कॉलोनी जिससे पेनिसिलियम नोटाटम पेनिसिलिन डिस्कवर्ड होती है। तो ये दूसरी वाली फंगल कॉलोनी है, पहली वाली बैक्टीरियल कॉलोनी है। अब हम लोग पहले डायग्राम पे आते हैं। अब देखिए ये कैसा शेप दिख रहा है आपको? ऐसे रॉड शेप दिख रहा है, रॉड ऐसी होती है, तो ये रॉड शेप। अब मेरे को बिना देखे एक बात बताओ, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या बोलते थे? रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या बोलते थे? हम लोग इसको क्या बोलते थे? हम लोग इसको बैसिलस बोलते थे। तो ये बैसिलस शेप है, और हम लोग इसको बहुत जूम करके दिखा रहे हैं, तब जाके ये बहुत जूम है, वरना ये दिख नहीं पाता। ये भी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बैसिलस, और इनके पास फ्लैजिलो, तो इनके पास फ्लैजुलम भी होता है। अब ये गोल गोल दिख रहे हैं। अब ये गोल गोल कैसे दिखते थे हमारे? कैसे थे? अब बताओ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से याद करके कैसे थे ये? कोकस। ये क्या है हमारा? ये है हमारा बैक्टीरियोफाज, जिसमें ये क्या होता है? ये हमारा होता है हेड, ये होता है हमारी कोलर, ये होती है हमारी टेल, ये होती है हमारी प्लेट, और ये होती है हमारी कुछ पिंस, ये जो पिंस इससे बाहर निकले। अब तुम ये कहोगे, एक क्वेश्चन बन चुका है
कि ये जो है ये स्ट्रक्चर सबसे पहली बात तो एडिनो वायरस का है, जो कि अब इसने यहीं पे ये बात बोल रखी है कि एडिनो वायरस क्या कॉज करता है। एडिनो वायरस कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है, जो कि एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा, माइक्रोब्स की एनसीईआरटी में। तो एडिनो वायरस यहीं पे बता रखा है कि ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है। पहला वाला किसका था, बैक्टीरियोफाज का था, दूसरा वाला एडिनो वायरस था। ये क्या है, ये टबैको मोज़ेक वायरस है, TMV, टबैको मोज़ेक वायरस। पहला वाला क्या है, रॉड शेप्ड बैसिलस है, तो रॉड शेप्ड हो गया। दूसरा वाला कोकस है, स्फेरिकल शेप्ड कोकस हो गया, जिसको 515 गुना मैग्नीफाई किया गया है। फिर ये रॉड शेप्ड, फिर ये बैक्टीरियोफाज हो गया, ये एडिनो वायरस हो गया, ये टबैको मोज़ेक वायरस हो गया, और ये बैक्टीरियल कॉलोनी हो गई, और ये फंगल कॉलोनी है। आई होप सो कि सारे डायग्राम्स याद हो गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। In chapter 7 you have read that microbes cause a large number of disease in human beings। अगर हम लोग चैप्टर 7 की बात करें, मतलब कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की बात करें, तो उसमें ह्यूमन्स को डिसीज़ पहुंचाने वाले बहुत सारे माइक्रोब्स थे, लेकिन ये दे ऑल्सो कॉज डिसीज़ इन एनिमल्स एंड वायरसेस। ये प्लांट और वायरस दोनों में, प्लांट और एनिमल्स दोनों में डिसीज़ पहुंचा सकते हैं। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। क्या तुम इससे ये सोच सकते हो कि सारे माइक्रोब्स हार्मफुल रहेंगे? Several microbes are useful to man in diverse ways. Some of them most important contributions of microbes to human welfare as discussed in this chapter। मतलब कि सिर्फ माइक्रोब्स नुकसान नहीं पहुंचाते, कुछ ऐसे फ़ायदे जो शायद इंसान ना कर सके, हम लोग इस चैप्टर में माइक्रोब्स की डिस्कस करते हैं। अब हम लोग इस 15 मिनट्स वीडियो में तो सबसे पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट तो पढ़ के ही जाएंगे। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कितना है, तो इतना ही है, तो हम लोग ये माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तो पढ़ के ही जाएंगे। अब पढ़ लेते फटाफट। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। हम लोग जो रोज़ बोलते हैं गर्मियों में दही खाइए रोज़, क्योंकि पार्शली डाइजेस्टेड होता है, तो दही खाइए पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। तो ये दही बनाई किसने, तो माइक्रोब्स ने बनाई। जैसे कि हम लोग अब कुछ हम लोग मतलब माइक्रोब्स के प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स को एज अ यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं जो हम लोग एवरीडे माइक्रोब से प्रोड्यूस करवाते हैं। अ कॉमन एग्जांपल इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड, दही को दूध से बनाना, इसको हम लोग एवरीडे यूज़ करते हैं हर चीज़ के साथ। दही से रायता बनता है, दही से सब चीज़ें बनती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस इज द लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर आता है लैक्टोबैसिलस, जो कि हमारा कर्ड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है मिल्क पे ग्रो करता है एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। अब कर्ड कैसे बनाते हैं, जिसकी आपको पता ही होगा। सबसे पहले बात तो एक मटकी लेते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम लोग इनोकुलम डालते हैं। इनोकुलम इज़ वॉट, हम लोग इसको स्टार्टर, जैसे किसी भी शादी वादी में स्टार्टर, जिसकी कुछ भी नॉन वेज तो नहीं, लेकिन स्टार्टर वो हो गया ना, जंक फूड टाइप हो गया। तो स्टार्टर इज़ वॉट कि जो हम लोग स्टार्टिंग में डालते हैं किसी भी चीज़ को। तो हम लोग ये मान लो यहाँ हमने दूध पका के रख रखा है, इसमें हमने दही डाल दिया, तो इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ गए। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या, कर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को कर्ड के अंदर। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्टेड द मिल्क प्रोटीन्स। मिल्क के अंदर हमें पता है लैक्टिक एसिड होता है और कुछ एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन्स होते हैं। लैक्टिक एसिड और कुछ एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन्स आर द प्रोटीन्स जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करते हैं, जो कि बॉडी फ्लूइड्स चैप्टर में है। एल्ब्यूमिन्स आर द प्रोटीन्स जो कि हमारे दूध के अंदर होते हैं। तो ये इस प्रोटीन को इससे पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं, मतलब ये तो हमारा प्रोटीन है, इसको हम लोग पार्शली डाइजेस्ट कर देते हैं। किसको, एल्ब्यूमिन प्रोटीन को। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क एज अ इनोकुलम, मैंने बताया कि हम लोग कुछ अमाउंट में